Hello students, welcome back to our YouTube channel that is PSC for CBSE. My name is आदिल अहमद। और स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटम के मॉडल के बारे में, यानी कि जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने एटम के क्या क्या मॉडल दिए थे, एटम के बारे में क्या क्या कहा था, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था कि एटम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। एटम हमने पढ़ा था कि एटम जो बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, इन तीनों से मिलकर के बना हुआ है। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो एटम के न्यूक्लियस में यानी कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये इस लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर जीरो चार्ज होता है। ये लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है किस तरीके से अरेंज रहते हैं, किस साइंटिस्ट ने इनके स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा था, वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1897 में। ठीक है, क्या है? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो उन्होंने क्या कहा था एटम के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि जो एटम है, इन्होंने सबसे पहले कंपेयर किया था एटम को एक वाटरमेलन से, यानी कि जो तरबूज होता है उससे कंपेयर किया था। जैसे कि आप देखेंगे कि जो तरबूज होता है, तरबूज में जो लाल वाला हिस्सा होता है, जो एडिबल पार्ट होता है, और जो उसके बीच में क्या होते हैं, बीज धसे हुए होते हैं, यानी कि उसके बीच में सीड धसे हुए होते हैं। वैसे ही उन्होंने क्या बताया था एटम के बारे में कि जो एटम होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एटम में वैसे ही धसे रहते हैं जैसे कि एक तरबूज के अंदर जो उसके सीड्स धसे हुए रहते हैं। और जो लाल वाला हिस्सा होता है वो खाने वाला हिस्सा होता है ना। तो बाकी का हिस्सा जो बताया था एटम के अंदर, वो क्या बताया था, एक चार्ज स्फीयर बताया था। जैसे कि मानिए एक एटम है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है इस तरीके से नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए, और बाकी का हिस्सा क्या है, बाकी का हिस्सा जो स्फीयर गोल है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये इन्होंने बताया था। ठीक है, क्या था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एक एटम किस चीज़ का बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का। एक ऐसा गोला है जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उस गोले का एटम जो है बना हुआ है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। और इलेक्ट्रॉन क्या उसके अंदर धसे हुए हैं। परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ये बात किसने कही थी? ये थॉमसन ने कही थी। ठीक, दूसरा क्या कहा था इन्होंने? दूसरा कहा था कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, यानी कि जितना चार्ज ऑफ पॉजिटिव होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, नेगेटिव का होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एटम जो है न्यूट्रल रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ये इन्होंने कहा था। दूसरी बात में अपनी दूसरी जो बात कही थी इन्होंने यही कही थी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो इससे क्या होगा, एटम जो है न्यूट्रल रहेगा। जैसे कि मानिए अगर किसी एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उस पर 7 माइनस का चार्ज है। वैसे अगर कोई उसी एटम में इतने ही प्रोटॉन है, तो 7 प्रोटॉन का मतलब क्या हो जाएगा, 7 प्लस का चार्ज उस पर, तो माइनस से प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वो एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। यही बात इन्होंने कही थी कि किसी भी एटम में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी वजह से जो एटम होता है एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। परिणाम मतलब उनका नंबर, तो परिणाम में समान होते हैं। इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी कि उन पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जे थॉमसन ने। ठीक, उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए थे जो थे रदरफोर्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। इनके एक्सपेरिमेंट को वैसे बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में? तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो है किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कि इन्होंने उसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो है एक सोने की पन्नी पर टकराए गए थे। ठीक है, रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। क्या किया था उन्होंने एक सोने की पिन्नी ली थी और उस पर जो है अल्फा पार्टिकल की टक्कर करवाई थी, अल्फा पार्टिकल उन पर उन्होंने गिराए थे। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकरा गया था। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग इसको कहते हैं। ठीक है, सोने की पन्नी क्यों चुनी थी? सोने की पन्नी उन्होंने इसलिए चुनी थी क्योंकि वो बहुत पतली
जो है परत चाहते थे, बहुत पतली वो परत चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया था, सोने की पन्नी को चुना था। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, इसीलिए उन्होंने सोने की पन्नी को चुना था क्योंकि वो बहुत ही पतली परत चाहते थे। अल्फा पार्टिकल को क्यों चुना था, अल्फा पार्टिकल को इसलिए चुना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए जो है अल्फा पार्टिकल को सिलेक्ट किया था। अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डबल चार्ज हीलियम आयंस होते हैं, हीलियम के आयंस होते हैं, उनको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, और उनका चार्ज कैसे रहता है, डबल चार्ज होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं, और इनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। ठीक है, तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जब उन्होंने जो एक गोल्ड फॉइल ली थी उस पर से अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया था, उस पर टक्कर करवाई थी अल्फा पार्टिकल्स की, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा था, उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन इसमें से नोट किए थे। सबसे पहला क्या ऑब्जर्वेशन नोट किया था, सबसे पहला उन्होंने इसमें जो नोट किया था वो क्या था कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से सीधे निकल गए थे। ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो जो सोने की पन्नी थी उससे सीधा निकल गए, बिना टकराए सीधा निकल गए थे, पार हो गए थे सोने की पन्नी से। ठीक, दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉल बाय द स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो कुछ छोटे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए थे, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो फिर तीसरा क्या है, तीसरा है सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू बी रिबाउंड, यानी कि क्या था कि जो 12,000 पार्टिकल्स थे उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस आया था, टकरा करके वापस आया था, गोल्ड फॉइल से टकरा करके वापस आया था। कौन सा था वो, 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था। ठीक, फिर उसके बाद ये तो थे ऑब्जर्वेशन, फिर इस ऑब्जर्वेशन से क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला था। ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशन थे और 3 ही कंक्लूजन निकाले थे। पहला कंक्लूजन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यानी कि जो एटम होता है उसका जो ज़्यादातर स्पेस होता है, ज़्यादातर जो जगह होती है उसकी वो खाली होती है। ऐसा क्यों बताया था, क्योंकि जो यहाँ पर देखिए पहला ऑब्जर्वेशन यानी कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी कि पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि पहले सबसे पहले उन्होंने क्या बात नोट की थी, सबसे पहले उन्होंने ये देखा था कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधा पास हो गए थे, बिल्कुल सीधा पास हो गए थे। तो इसी बात को देख करके उन्होंने ये कहा था कि जो एटम का जो स्पेस है ज़्यादातर वो खाली है, खाली होने की वजह से जो पार्टिकल उसके अंदर से पास हो गए थे। ठीक, तो इसी बात पर उन्होंने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम का वो कैसा है, एम्प्टी है, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। ठीक, फिर उसके बाद जो दूसरा कंक्लूजन था, दूसरा कंक्लूजन इन्होंने ये बताया था कि जो एटम है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो काफ़ी छोटी जगह पर होता है, मतलब बहुत छोटी सी जगह होगी एटम के अंदर जहाँ पर क्या होगा, उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा। इन्होंने ऐसा क्यों बताया, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय द सेम एंगल, कुछ ही अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे, छोटे एंगल पर टकरा करके वापस आ गए थे। देखिए मानिए जैसे कि ये कोई एटम है गोल्ड फॉइल का, उसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ से कोई अल्फा रे आई है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से कोई आया है। अल्फा जो पार्टिकल होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, उस पर प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, और आपने देखा है जो प्लस का चार्ज होता है, जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को हटाते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ से भगाते हैं। ठीक है, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब अल्फा पार्टिकल आ रहे थे तो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ था जो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए थे। कुछ क्या हुआ था, कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आ रहे थे और स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए थे। अब डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, बेसिकली क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जा करके टकरा करके डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज ही होगा जिससे टकरा करके वो रिपेल हुआ और उसका कुछ एंगल बन गया जिस एंगल पर वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया कि जो एटम है उसके अंदर छोटा सा पार्ट है ऐसा है जहाँ पर क्या होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम है। इससे ये बात निकाली गई थी कि जो परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, फिर उसके बाद अगला है कि सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड, यानी कि क्या देखा गया था, 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हुआ था, वापिस आया था। ऐसा क्यों, तीसरा कंक्लूजन पर लिया, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। क्या कह रहे हैं कि जो एटम को जो जितना भी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा, और उसका मास किसके अंदर होता है, एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड रहता है, बहुत ही छोटे वॉल्यूम में इकट्ठा रहता है।
ठीक है, एटम के अंदर मान लीजिए ये एक एटम है, उसका ये छोटा सा न्यूक्लियस है। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर उसका सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और सारा का सारा क्या होगा, मास होगा। और जो अल्फा पार्टिकल 12,000 में से एक आया है ना, वो इसी से टकरा करके वापसी आ गया होगा। वो क्या हुआ, वो इसी से टकरा करके वापसी 180 डिग्री के एंगल पे वापसी मुड़ करके आ गया होगा। ठीक है, इससे ये बात निकाली गई थी कि तो तीसरा कंक्लूजन क्या है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का और उसका मास कहाँ पर होता है, उसके बहुत ही छोटे से रीजन में, बहुत ही छोटे से इलाके में होता है एटम के अंदर। ठीक, ये तो थे कंक्लूजन। ये क्या थे, ये कंक्लूजन निकाले थे ऑब्जर्वेशन से। ठीक, फिर उसके बाद इन कंक्लूजन को देखते हुए जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, अब वो देखते हैं वो क्या था। तो अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में, यानी उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन निकाला था, उस कंक्लूजन के बेसिस पर जो एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया था वो क्या था। ठीक, वो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि देयर इज अ पॉजिटिवली सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, जो एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। देयर इज अ पॉजिटिवली सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि एक एटम में पॉजिटिव एक सेंटर है जो कि कैसा पॉजिटिव है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। और इसी न्यूक्लियस के अंदर पूरे एटम का जितना मास होता है वो उसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। यानी कि जो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, पहली बात कि जो परमाणु का केंद्र है वो कैसा है, धनावेशित है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। और जो एटम है उसका जो मास है, पूरा द्रव्यमान जो किसके अंदर होता है, उसके नाभिक में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। दूसरी बात उन्होंने एटम के बारे में कही थी कि जो एटम है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बात उन्होंने कही थी कि साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, यानी कि जो एटम का साइज है वो बड़ा होता है न्यूक्लियस के साइज से, और जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है एटम से। ये बात इन्होंने तीसरी बात इन्होंने ये कही थी कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, यानी कि जो नाभिक का आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत कम उसका जो है साइज होता है न्यूक्लियस का साइज। ठीक, फिर उसके बाद इनका जो मॉडल था इसमें कुछ कमियां थी। वो क्या कमियां थी, वो एक कमी ये थी कि जो इन्होंने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, ये इनकी बात गलत साबित हुई। कैसे कि इन्होंने क्या कमी थी कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि रदरफोर्ड ने जो एटम की स्टेबिलिटी है उसके बारे में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, और अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूमता है तो वो एक्सीलरेशन में आ जाएगा। और जब अगर वो एक्सीलरेशन करता है न्यूक्लियस, कोई भी पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करता है तो वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, जिससे कि क्या होगा, वो न्यूक्लियस पर आकर के गिर जाएगा, और जिससे क्या होगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि एटम कैसा होता है, एटम स्टेबल होता है। ठीक, तो ये कमी थी कि अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, उनके मॉडल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक, उनके परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन, अगर कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर ऑर्बिट में इसी तरीके से घूमता है तो क्या करता है, किस में आ जाता है, वो एक्सीलरेशन में आ जाता है, वो एक्सीलरेशन करने लग जाता है। ठीक, यानी कि कोई भी कण गोलाकार वृक्ष में कैसा होगा, त्वरित होगा। अगर कोई गोल गोल घूम रहा है, कोई गोलाकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा, वो त्वरित होने लग जाएगा, वो त्वरण में आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वजह से ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, तो जो भी पार्टिकल यानी कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा अगर एक्सेलरेशन की वजह से क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में तो क्या होगा, वो ऊर्जा का विकिरण करेगा, यानी कि उस अपनी एनर्जी को लूज करेगा। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी, और क्या होगा, जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी को लूज करेगा, और एनर्जी को लूज करते करते फाइनली क्या होगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, जो स्थायी कक्ष में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहा है, वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज कर देगा, अपनी एनर्जी को निकाल देगा।
और क्या होगा, एनर्जी को निकालता रहेगा तो एक टाइम ऐसी आएगी उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ पर आकर के गिरेगा, इलेक्ट्रॉन पर आकर के, नाभिक पर आकर के गिरेगा, न्यूट्रॉन पर आकर के गिरेगा, सॉरी न्यूक्लियस पर आकर के गिरेगा। न्यूक्लियस पर आकर के क्यों गिरेगा, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव चार्ज है। तो जब उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो कहाँ पर आकर के गिरेगा, अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस पर आकर के गिरेगा। और अगर ऐसा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर आकर के गिरता है तो क्या होगा, एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो एटम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो एक जगह पर टिका हुआ नहीं रहेगा। यदि ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा, जबकि परमाणु स्थिर होते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। जितनी भी हम चीज़ें अपने आसपास में देखते हैं वो सब टिकी हुई हैं, और वो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास में देख रहे हैं किसकी बनी हुई है, परमाणु की बनी हुई है। अब ये भी तो स्टेबल है, तो किसकी वजह से स्टेबल है, क्योंकि एटम स्टेबल है। एटम क्यों स्टेबल है, एटम इसलिए स्टेबल है क्योंकि एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते। ठीक है, अब एटम जो है वो अपने एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लूज नहीं करते, जिसकी वजह से एटम स्टेबल है। ठीक, ये जो बात है ये कही थी बोर ने, नील्स बोर ने। और अब हम जो अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, बोर का एटॉमिक मॉडल हम जानेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, या उनका एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में पूछ लिया जाता है, पेपर में आ जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ लीजिए, इसको रिवाइज करिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।